अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोगों का जो लेक्चर है वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर उसका है अप्रोचेज़ ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। आज के हम अपने देख लेते हैं आउटलाइन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जैसे कि हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, सर्वर साइड डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर अप्रोच देखेंगे, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, मॉडर्न फ्रेमवर्क्स क्या है, चूजिंग द राइट अप्रोच, आपने राइट अप्रोच चूज़ करने के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सारी हम चीज़ें और मज़ीद जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वेब टेक्नोलॉजी की अंदर का वेब एप्लीकेशन क्या है। वेब एप्लीकेशन is a program you use inside your इंटरनेट ब्राउज़र। एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि जो आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आपने आगे देखेंगे कि इंटरनेट एंड इंट्रानेट का एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं इंटरनेट की, इंटरनेट वो चीज़ होती है कि जो पूरी दुनिया के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम पब्लिकली यूज़ करते हैं नेटवर्क को, कोई भी चीज़ हमने क्या की उसके अंदर यूट्यूब सर्च किया, कोई गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च की वगैरह, ये चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट हमारा प्राइवेट नेट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके अंदर हम सिर्फ अपने किसी स्कूल, कंपनी या अपने ऑफिस के अंदर ही सिर्फ उसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके अंदर बाहर थर्ड पार्टी कोई बंदा नहीं आके काम कर सकता। इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं, इसके अंदर आ जाता है गूगल का डॉक्यूमेंट वेब एप्लीकेशन। जैसे गूगल की डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है जो क्रोम, सफारी या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हम इसको चला के रन कर सकते हैं। अब इसके अंदर है ना हमारे पास तीन आ जाती हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अगर मैं स्टैटिक एप्लीकेशन की बात करूं या स्टैटिक वेबसाइट की बात करूं, ये सबसे सादा किस्म है इसकी। ठीक है, सबसे सादा वाली होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो सारी फाइल्स होती हैं वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये पहले से हमारे पास क्या होती है, बनी होती हैं। हमने क्या करना होता है, जब हम वेबसाइट्स को खोलते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, सर्वर बस हमें वही फाइल्स भेजता है या दिखाता है जो हमने क्या की होती है, हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि इसके अंदर फ़र्ज़ करें हर यूज़र को क्या है जी, एक ही समझ लें एक ही जैसा क्या दिखाएंगे, कंटेंट नज़र आता होता है। अब देखें, फ़र्ज़ करें हम एक वेबसाइट बनाएं, उसका हम बात कर लेते हैं बाटा वालों की। बाटा वालों ने अपनी वेबसाइट बनाई, उसके अंदर जो अबाउट अस का जो पेज होगा वो आप पाकिस्तान में बैठ के ओपन करें, आप सऊदी अरब में बैठ के ओपन करें, आप उसको कश्मीर में, भारत में, जिस भी जगह पे ओपन करेंगे उसका अबाउट अस का वही पेज होगा, उसके अंदर हर एक चीज़ वही होगी। इन स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, लॉगिन, कमेंट या डेटाबेस जैसी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती कि जिसके अंदर ये ज़्यादा हो। ये बहुत तेज़ होती है और सस्ती भी काम कर रही होती है। अब मैंने इसकी मिसाल आपको दी, अबाउट अस का पेज आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारा पोर्टफोलियो आ जाता है, रेस्टोरेंट का मेन्यू आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है वेब एप्लीकेशन। ये क्या होता है, वेब एप्लीकेशन एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा ब्राउज़र है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना डाटा या डाटाबेस से क्या करते हैं, चीज़ें लेते हैं और यूज़र को क्या करते हैं, यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। हर यूज़र के लिए अलग अलग आउटपुट शो हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको गूगल पे गया, वहाँ पे या कोई भी वेब एप्लीकेशन यूज़ की, जैसे क्रोम की बात कर लें या मैंने किसी और की बात करूं, उसके अंदर यूट्यूब की बात करूं, वहाँ मैं जाकर मैं सर्च करता हूं। ठीक है, सर्च जैसे ही मैंने सर्च किया मुझे आंसर कोई और आएगा, या मैं जैसे इसको खोलता हूँ, यूट्यूब की अगर मैं बात कर लूँ या फेसबुक की बात करूँ, तो मैं अपना पेज खोलता हूँ तो कोई और मुझे आउटपुट शो हो रही होती है। अगर सेम पेज कोई और खोले या सेम सर्च कोई और करे तो उसका डिफरेंस होता है हम दोनों के दरमियान में। अब इसकी जो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जीमेल आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, गूगल डॉक्यूमेंट आ जाता है, या ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम इसके अंदर आ जाता होता है।
नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ये एप्लीकेशन किसी ख़ास डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी कि ये बिल्ट इन नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है जी, मोबाइल या हमारा कंप्यूटर होता है, उसके लिए जीपीएस, ये जो सेंसर जैसे होते हैं ना, कैमरा वगैरह, ये बराह रास्त ये इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। अब जैसे थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लें, वो चीज़ आ जाती है इसके अंदर। अब जैसे ये जो एप्लीकेशंस हैं ये हमारे पास कैसे होती हैं वर्क, के एंड्रॉयड के लिए हम जावा का यूज़ कर रहे होते हैं। आईफोन की अगर मैं बात करूं तो स्विफ्ट हम लोगों के पास एक होता है जिसके थ्रू ये बनता है, और विंडो के लिए हम .exe के एक्सटेंशन के साथ जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इनको सिर्फ एक लाइन के अंदर तीनों को एक्सप्लेन करना चाहूँ, वो क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट सिर्फ पढ़ने के लिए बनती है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने के लिए हमने उसको बनाया है। और हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन है उसको ब्राउज़र में चलाने के लिए बनाते हैं, कि हमने ब्राउज़र के अंदर कोई भी काम करना है, उसके अंदर हमने वर्क करना होता है, उसके लिए हम चला रहे होते हैं। और जो नेटिव होती हैं मोबाइल, उसके अंदर मोबाइल प्रोग्राम या हमारे पास मोबाइल या पीसी होता है, उसके अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, उसके लिए हम इसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इसकी की करैक्टरिस्टिक्स आपके सामने है। हम नेक्स्ट अगर स्लाइड की बात करें तो हमारे पास क्लाइंट साइड डेवलपमेंट आ जाती है। ये भी हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। इसके अंदर हम लोगों के पास तीन चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, कि जो क्लाइंट ने डेवलप करना होता है। जैसे HTML है, उसके अंदर हमारे पास टैग्स आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास उसके स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जैसे हम लोगों ने टैग्स वगैरह यूज़ किए उसके अंदर, ठीक है। CSS के अंदर क्या होता है, हम उसकी प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, लेआउट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम जो भी है एनिमेशन वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें, हमने अपनी वेबसाइट का बिहेवियर, कोई बटन प्रेस किया, बटन प्रेस करके ही उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, तो ये सब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ, जैसे इवेंट उसको कहते हैं, कि जैसे हमने बटन प्रेस किया कोई चीज़ ओपन हुई, इस चीज़ को इवेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग का भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट की पर बात करूँ, सर्वर साइड डेवलपमेंट क्या होती है। सर्वर साइड के अंदर हम लोगों के पास होती है कि PHP आ जाती है, पाइथन आ जाती है, Node.js आ जाता है, एंड जावा आ जाती है। ये हम लोगों के पास जो चारों हैं लैंग्वेजेस, ये हम लोग सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए करते हैं, जिसको हम बैक एंड भी कहते होते हैं। और क्लाइंट साइड की अगर बात करें तो उसको हम फ्रंट एंड कह रहे होते हैं, ठीक है। हमारा अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आर्किटेक्चरल अप्रोचेज़ आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि जब भी बड़ी एप्लीकेशन कोई बनती है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि हम उसके अंदर किस तरह काम करते हैं। हम अपना जो कोड है या हमने उसको सर्वर करना है, उसको कौन सा सर्वर देना है, किस तरह कोड लिखना है, किस तरह उसको तरतीब देना है, ये आर्किटेक्चर कहलाता है। कि हमने सारा आर्किटेक्चर के अंदर देखनी होती चीज़ें कि क्या कैसे काम होना है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, हमने घर बनाना है। घर बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ईंटें ज़रूरी हैं, सिरमट ज़रूरी है, रेत ज़रूरी है, बजरी को ज़रूरी है, उसके साथ हमें मिस्त्री की ज़रूरत है। अब उसको हम तरतीब वाइज लेकर चलेंगे ना। हम सबसे पहले उसकी क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, दैन हम लोग दीवारें बनाएंगे, फिर छत बनेगी, ठीक है, फिर प्लस्तर होगा, फिर उसके अंदर फर्श बनेगा, फिर सारी चीज़ें लेके चली जाएंगी। इसी तरह जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी हमने क्या चीज़ें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलना होता है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है। पूरी एप्लीकेशन एक ही समझ लें बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। फ़र्ज़ करें एक एप्लीकेशन बनी, वो एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या होगा, फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, डेटाबेस होगा, या हमने उसके अंदर यही चीज़ें देखनी होती है कि भाई हमने कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, फ्रंट एंड के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस लगानी है, बैक एंड के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ करना है, और हमने कौन सा सर्वर यूज़ करना है, ठीक है। यही चीज़ें हमने इसके अंदर देनी होती है। अब इसके अंदर काम कैसे होता है जी, इसके अंदर काम करने के लिए हमने क्या होता है, एक ही हमने क्या कोड बेस हमने एक ही रखनी होती है, कि कोड बेस हमारी क्या है, एक ही हमारा सर्वर होना चाहिए, एक ही हमारा डेटाबेस होना चाहिए, जिससे हम लोगों को क्या है, एक प्रोजेक्ट चलाने में आसानी हो सके। अब इसके फ़वाइद क्या है, इसको बनाना और इसको डिप्लॉय करना बहुत आसान होता है। अब इसको देखिएगा, एक तरतीब होगी,
एक तरतीब से हमने काम बांटा होगा। फ़र्ज़ करें एक कंपनी या कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट आया कि भाई एक वेबसाइट बना दे। वेबसाइट बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, उसका फ्रंट एंड बनाना होता है। फ्रंट एंड बना के हम उसका बैक एंड किसी और को दे देते हैं। बैक एंड कोई और बनाता है, उसका डेटाबेस कोई और क्रिएट कर रहा होता है। उसके अंदर और मज़ीद जो हम लोगों ने चीज़ें करनी होती है, वो हर एक स्टेप एक एक बंदे को हमने ज़िम्मे लगाया होता है चीज़ें, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए और जल्दी वर्कअप हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ये क्या होता है? जब एक कोई एप्लीकेशन बनती है जो छोटे छोटे आज़ाद सर्वर्स में तोड़ दिया जाता है। अब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर चीज़ों को बांट देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल एक दी कि एक मेरा प्रोजेक्ट हो, एक मेरा काम हो। जैसे आपके हम सब्जेक्ट्स की बात कर लें, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। हमने क्या किया, उसको एक एक टीचर के अंदर बांट दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर हर सर्विस एक ख़ास काम करती है। जो सी भी हम इसके अंदर सर्विस देंगे वो एक ख़ास काम होगी। जैसे यूज़र को कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, यूज़र सर्विसेज आ जाती हैं, पेमेंट सर्विसेज आ जाती हैं, ऑर्डर सर्विसेज आ जाती है कि हमने यूज़र को कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, पेमेंट के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, या ऑर्डर कोई करना है तो उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होनी चाहिए। अब जैसे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के लिए कस्टमर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है भाई, वो बिल पे कर सकता है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन हमें ऑर्डर दे सकता है, वो ऑनलाइन ये चेक कर सकता है हमारा ऑर्डर अभी तैयार हुआ है या नहीं हुआ, वो ये ऑनलाइन चेक कर सकता है कि भाई ऑर्डर रिसीव हो गया है कि नहीं हुआ। ये चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी होती है। अब ये काम कैसे होता है, इसके अंदर हर सर्विस का अपना डेटाबेस होता है, यानी कि यूज़र का अपना है, पेमेंट का अपना है, ऑर्डर सर्विसेज का अपना है, हर एक चीज़ का अपना अपना डेटाबेस हो रहा होता है। ठीक है, उसका सर्विस क्या है, अपना डेटाबेस होता है। उसका जो APIs है, ये APIs के ज़रिए आपस में क्या चीज़ हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है। जो भी हम लोगों के पास ये अलग अलग सर्विस बने होते हैं, जैसे यूज़र का अलग है, पेमेंट का अलग है, ऑर्डर का अलग है, लेकिन ये काम एक ही बंदा कर रहा है, एक ही एप्लीकेशन, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है, मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। अब जैसे इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आपके पास नेटफ्लिक्स आ जाती है, अमेज़ोन आ जाता है, वो ये हमारे पास और भी जो प्लेटफॉर्म है जो ई-कॉमर्स के हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर काम हो रहा होता है, वो आ जाते हैं। अगर इसके हम मज़ीद इसके अगर फ़ायदे या नुकसान की अगर बात करें, एक सर्विस ख़राब हो तो बाकी जो है ना वो चलती रहती है, क्योंकि अलग अलग सर्वर के ऊपर चल रही है ना। एक सर्वर डाउन हुआ तो बाकी तो चल रहे हैं ना, बाकी वर्किंग तो हो रही है ना। ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। नुकसान की अगर बात करें, सिस्टम ये पेचीदा हो जाता है। पेचीदा कैसे हो जाता है? अब फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे मैंने क्या करना है जी, एक किताब ली, उसके ना 4 चैप्टर है। मैं कहूँ या आपकी लेक्चर्स की बात कर लें और आसान हो जाएगा आपको समझना। मैं कहूँ जी यूनिवर्सिटी के एक कॉर्नर में एक किताब का लेक्चर है, देन दूसरा कॉर्नर में आपने दूसरा लेक्चर लेना है, तीसरे कॉर्नर में जाकर तीसरा, चौथे कॉर्नर में जाकर चौथा कॉर्नर लेक्चर लेना है। बनिस्बत इसके कि अगर आप एक ही जगह ले लें या एक ही करीब क्लासेस में लेक्चर लेने, वो आसान है एज़ कम्पेयर टू कि एक एक कोने के अंदर ले। अब यूनिवर्सिटी ज़्यादातर क्या होती हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स बड़े होते हैं जिसके अंदर हमें आने जाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल में से एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे पास ये ड्रॉबैक के अंदर आ जाता है। अब मैं अगर थर्ड अपने पॉइंट की बात करूँ, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, ये क्या होता है? इसके अंदर होता है कि सर्वर मैच नहीं करते। इसके अंदर होता है क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं ना, जैसे क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं जो हमें क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं, AWS, लैम्बडा, वर्कल, फायरबेस, ये जो तमाम कोड हैं सिर्फ तब चलते हैं जब कोई रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये उसी टाइम से परफॉर्म होते हैं जब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आ जाए कि भाई ये रिक्वेस्ट आई, हमने ये काम करना है, ये रिक्वेस्ट आई, हमने ये फ़लाना काम करना है, फ़लाना रिक्वेस्ट आएगी तो फ़लाना काम होगा। अब ये काम कैसे करता है? हमने क्या करना है जी, फंक्शन लिखकर अपलोड कर देना। कोई भी हमने फंक्शन लिखा उसे अपलोड कर दिया फ़र्ज़ करें, तो क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगी तो क्या होगा, क्लाइंट खुद सर्वर चलाकर जवाब देगा। ये क्या होगा, इसके अंदर क्लाइंट खुद अपना सर्वर चलाएगा, जो उसके पास सर्वर होगा वेरिएबल, उससे हमें रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है? सर्वर मैनेज करना ज़रूरी होगा, सिर्फ इतना पैसा लगेगा जितना इस्तेमाल होगा।
ज़्यादा नहीं होगा। भाई हमने क्या किया, जैसे आजकल की अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बिलिंग के क्या आ गए, मीटर्स आ गए बिजली के। आप जितना बिल पे करेंगे, आपका जितना पैकेज होगा उतनी आप यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना नहीं है तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अगर हम मज़ीद देखें, नुकसानात को देखें, क्लाउड स्टार्ट जो होगा उसकी वजह से पहले रिक्वेस्ट स्लो हो सकती है। लंबे चलने वाले जो काम होंगे वो मुनासिब नहीं रहेंगे, भाई ज़्यादा देर तक नहीं वो वर्किंग कर सकेगा। ठीक है, उसकी ये नुकसान है, ड्रॉबैक्स है। अगर इसकी मैं मिसाल की बात करूं, इमेज रिसाइज एपीआई जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बैकएंड जो यूज़ होता है, चैट बूट जो यूज़ होते हैं, ये इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई हम लोगों के पास ये जो हमारे लोगों का रेडेंटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास स्ट्रेटजी कौन सी है, एसएसआर जो स्ट्रेटजी है, सीएसआर की है, एसएसजी है, आईएसआर की स्ट्रेटजी है। अब इसके अंदर होता क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर क्या होता है जी, सर्वर जनरेट फुल HTML। उसके अंदर क्या होता है कि फ्रंट एंड हमारा बना होता है, फुल HTML के अंदर काम हो रहा होता है। इसके अंदर हमें SEO की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी वेबसाइट बनती है, SEO उस वक्त हो सकती है कि जब उस वेबसाइट को बने हुए अप्रोक्सीमेट 4 से 5 माह गुजर जाए, इससे ज़्यादा टाइम गुजर जाए, तभी SEO पॉसिबल है। SEO का क्या मतलब होता है, हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। रैंक करने से क्या मुराद है कि जैसे ही आपने मेरा सर्च किया तो भाई हमें व्हाट इज़ वेब एज टेक्नोलॉजीज़, तो क्या होगा, सबसे गूगल के अंदर जो पहले आपको 4-5 किस्म की जो वेबसाइट्स नज़र आएंगी उनकी SEO हुई होती है, जिसकी वजह से वो हमें सबसे टॉप पे नज़र आती है। इससे क्या होगा, फर्स्ट लोड फास्ट, कि क्या होगा, सबसे पहले फास्टली लोड होगी। ठीक है, देन हम लोगों को इसके अंदर बेस्ट फॉर क्या है जी, ब्लॉगिंग की आ जाती है। हमारे पास जो एग्जांपल है ई-कॉमर्स की आ जाती है, जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं। CSR के अंदर क्लाइंट साइड रेंडरिंग अगर देखेंगे, ब्राउज़र रेंडरिंग वे जावास्क्रिप्ट हो रही होती है। अब देखें हमारे पास ऊपर HTML थी, नीचे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोगों के पास SEO के अंदर क्या है जी, ऊपर हमें एक्सीलेंट SEO चाहिए होती है, नीचे हमें नीड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होती है, हम लोग कोई भी चीज़ है उसको कॉन्फ़िगर करना, अपने हिसाब से मैनेज करना कि भाई वो उसको किस तरह लेकर चलना है, क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है। फास्ट बट आफ्टर लोडिंग क्या होगा, फास्टली वर्क ज़रूर करेगा, लेकिन अपना पूरा लोड होने के बाद जब वो वर्किंग पे आ जाएगा देन वो फास्टली वर्क कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डैशबोर्ड्स आ जाते हैं, SPAs आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, SSG स्टैटिक साइट जनरेशन जो है प्री बिल्ट होती हैं एट बिल्ड टाइम। जब हमने कोई चीज़ बिल्ड करनी होती है उस टाइम ये क्या होती है, प्री बिल्ड की जाती है। ठीक है, ये जब हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने कोडिंग के अंदर, हम लोग कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, इसके अंदर भी SEO हमें एक्सीलेंट SEO चाहिए कोई, कि हम ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक कर सके। इसकी भी स्पीड फास्ट होती है। अब इसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, मार्केटिंग साइट्स आ जाती है, जितनी भी मार्केटिंग के लिए हम साइट्स बनाते हैं वो सारी इसी पॉइंट के अंदर आ जाती है, SSG के अंदर। ISR इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजन जो है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोगों के पास स्टैटिक और ऑन डिमांड रेंज आती है। अब स्टैटिक का तो आपको पता है, ऑन डिमांड यानी कि जो हमारी डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरी डिमांड है कि भाई आज हम लोगों को AI सीखनी चाहिए, AI के ऊपर काम करना चाहिए। अब मैं अगर आज के दौर में भी आपको कहूँ कि भाई आप मैनुअली चीज़ें करें, ठीक है, तो हमारी जो आज मार्केट की डिमांड है वो यही है कि भाई AI का यूज़ करें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर आएँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, AI से काम करवाना सीखें। क्योंकि हमारे पास इस तरह की जॉब्स भी हैं कि भाई हमने जॉब्स रिप्लेस करनी है विद AI एजेंट्स के।
हमने एआई एजेंट्स के ज़रिए आपकी जॉब रिप्लेस करनी है। जैसे आपने चाइना के अंदर देखा होगा कि हम लोगों के पास जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जिधर एक भी इंसान नहीं है, इवन शेफ़, आपका वेटर, आपका जो रूम का होटल का रिसेप्शन पे बंदा बैठता है, इवन वो तक हमारे पास क्या है जी, रोबोट है। तो अब रोबोट है, उसको हमने किस तरह कमांड देनी है, हमने उसको कमांड देनी है, हमें कमांड देनी आएगी तो देंगे। अब जो कमांड दी जाती है उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए भी हमें एसईओ फास्ट करनी पड़ेगी। हमारे पास इसके अंदर भी स्पीड हमारी वेरी फास्ट होगी वेबसाइट की। इसके अंदर जो हमारे पास जो बेस्ट फॉर यानी कि ये कहाँ कहाँ बेस्टली यूज़ होता है, वो कौन कौन से पॉइंट्स है, इसके अंदर न्यूज़ आ जाती है, पॉडकास्ट आ जाता है, या पेजेस आ जाते हैं जो हम लोगों के इसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, इसके अंदर क्या आ जाता है, हमारे पास 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। फ्रंट एंड हमें जैसे पता है फ्रंट एंड हमारा HTML पे बन रहा होता है, जिसके अंदर हमें फ्रंट एंड जिसे हम कह रहे होते हैं, हम लोगों के पास CSS हो रही होती है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट हो रहा है, यानी कि जैसे मैंने कोई चीज़ क्लिक की, बटन किया तो इवेंट जनरेट हुआ, हमने इसके अंदर मॉडलिंग उसके अंदर अपने CSS के ज़रिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, खूबसूरत कर रहे होते हैं उसको, मज़ीद आर्किटेक्चर को अपने को। बैकएंड की बात करूं तो बैकएंड के अंदर हमने क्या करना है, बैकएंड पे अपना जो देखना है कि भाई हमने बैकएंड पे नोड लगाना है, हमने मोंगोडीबी यूज़ करना है, हमने डिजेंगो यूज़ करना है, या कौन सा हमने यूज़ करना है, हमने अपनी APIs देखनी है, अपनी लाइब्रेरीज देखनी है, हम बैकएंड के लिए कौन सी यूज़ करेंगे सर्वर साइड के लिए। अगर मैं डाटाबेस की बात करूं, हम लोगों ने कौन सा डाटाबेस यूज़ करना है जिसके अंदर जो भी हमारा डाटा होगा वो स्टोर होगा, हमने MySQL यूज़ करना है, मोंगोडीबी यूज़ करना है, या कोई भी हमने डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करना है। डेवऑप्स की बात करें, डिप्लॉयमेंट की बात करें कि हमने अपनी वेबसाइट बना ली, अब हमने उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करवाना है, गिट पे आप करा सकते हैं, गिटहब पे करा सकते हैं, होस्टिंग कौन सी है हमारे पास, इसका डोमेन नेम क्या होगा, वेबसाइट, हर एक चीज़ हमने उसके अंदर देखनी होती है, ठीक है। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉपुलर आर्किटेक्चर स्ट्रेटजीज कौन सी है, हमने कौन कौन से स्टैक जो है ना पॉपुलर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मीन आ जाता है, मरीन आ जाता है, LAMP आ जाता है, लैम्प जिसे हम कहते हैं, डिजेंगो आ जाता है, रिएक्ट आ जाता है, ये सब लाइब्रेरीज़ हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। MEAN की अगर बात की जाए, हमारे पास ये स्टैंड फॉर होता है MongoDB Express.js प्लस एंगुलर प्लस Node.js होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये क्या होता है, एवरीवेयर, यानी कि इसके अंदर तमाम के अंदर जावास्क्रिप्ट होती है, ये जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरीज़ हैं। स्केलेबल एंड पॉपुलर फॉर एक्सपीरियंस SPAs के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं मरीन की बात करूं तो इसके अंदर भी हमारे पास बस एक वर्ड का चेंज होता है, यानी कि हम अपने मीन के अंदर हम एंगुलर का यूज़ कर रहे होते हैं, और मेरन के अंदर क्या कर रहे हैं, रिएक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मोंगोडीबी वही आ जाता है, Express.js वही है, रिएक्ट आ गया, Node.js आ गया। अच्छा, ये मोस्ट पॉपुलर क्यों है जी, मॉडर्न ज़माने के अंदर ये किस लिए यूज़ होता है, ये रिएक्ट कंपाउंड मॉडल प्लस पावरफुल JS बैकएंड के लिए यूज़ होता है। अगर लैम्प स्टैक की बात करें, लिनक्स, अपाची, MySQL, PHP, ये सारे हम बैकएंड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पावरफुल है 30% प्लस ऑफ द वेब, हमने जो वेबसाइट बनाई है उसके लिए सिर्फ 30% के लिए ये पॉपुलर है, ज़्यादा इसके हम पावरफुल नहीं है। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये हमें हेल्पफुल कर रहा होता है, ठीक है। अगर डिजेंगो की बात करें या रिएक्ट की बात करूं, यहाँ पे हमारे पास पाइथन आ जाता है, डिजेंगो आ जाता है, या इस तरह के हमें रिएक्ट आ जाता है, पोस्टरीजर, SQL आ जाता है। ये चीज़ें हमने देखी है, पाइथन पावरफुल देन मॉडर्न फ्रंट एंड है। क्यों, जितना भी AI का काम है, जितना भी रोबोटिक्स का काम है, वो सारा हम पाइथन के अंदर कर रहे होते हैं। पाइथन किस लिए ज़रूरी होती है कि थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमने पाइथन का यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर इसकी हम मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, मॉडर्न फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं एंड टूल्स आ जाते हैं जो हम लोगों के पास अवेलेबल है। जैसे हमारे पास रिएक्ट आ जाता है, .js आ जाता है।
अब रिएक्ट के अंदर क्या होता है, रिएक्ट के अंदर हमारे पास मेटा फेसबुक आ जाता है, ये फ्रंट एंड के लिए हम काम कर सकते हैं। अब ये भी एक लाइब्रेरी है, ये भी एक, इसके अंदर क्या होता है, बिल्ट इन एप्लीकेशन होती है, हमने अपने हिसाब से इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की चेंजिंग करनी होती है। अगर VUE की बात करूं, ये जो हमारे पास जेसन की फ़ाइल है, JS की, कम्युनिटी के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है इसका, ठीक है। यहाँ पे हम इसको भी फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हम अगर एंगुलर की बात करें, जैसे इसके अंदर हम लोग गूगल के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास फ्रंट एंड के लिए काम होता है। अगर फुल स्टैक की बात करें तो Next.js का यूज़ करेंगे हम। अगर बैकएंड की बात करें तो लार्वल के लिए हम लार्वल यूज़ करेंगे। फिर एक और बैकएंड के लिए PHP के लिए ये यूज़ होता है। अगर मैं बैकएंड की बात करूं तो Django, ये भी पाइथन है, ये भी हम लोग बैकएंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है API डिज़ाइन अप्रोच। इसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स मज़ीद आ जाते हैं। REST API आ जाती है, GraphQL आ जाता है। REST API की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि जो चीज़ हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है उसके साथ साथ इररेलेवेंट डाटा भी हमें REST API दे देता है। जैसे अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ आपको समझाने के लिए, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने क्या ली, एक डील ली। डील में आपको क्या चाहिए था, पिज़्ज़ा चाहिए था। पिज़्ज़े के साथ आपको क्या मिला, बर्गर मिला, फ्राइज़ मिली, कोल्ड ड्रिंक, ये पैकेज है। आपने जस्ट पिज़्ज़ा खाना है तो आपको पिज़्ज़े के साथ साथ ये चीज़ें भी लेनी पड़ेगी। इस चीज़ को हम ओवर फैचिंग कहते होते हैं। एक होता है अंडर फैचिंग। अंडर फैचिंग के क्या अंदर होता है जी, अगर आपको बर्गर चाहिए और पिज़्ज़ा दोनों चाहिए ना, तो इसके लिए हमें 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। एक बार ऑर्डर करेंगे तो बर्गर आएगा, फिर ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा आएगा। अब इसके अंदर क्या होगा जी, ये पिज़्ज़े की हमने एक छोटी सी सिनेरियो क्रिएट किया रिएक्ट के अंदर, REST API के अंदर। GraphQL की अगर बात करूँ तो इसके अंदर मेरी मर्ज़ी चलेगी। आप सोचें कि भाई हमें क्या चीज़ खानी है, आप कहते हैं जी मुझे सिर्फ बर्गर खाना है, चीज़ केचप के साथ बस। तो क्या करेगा, मुझे ना फ्राइज़ खानी है, ना कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कुछ चीज़ नहीं लेनी। तो क्या करेगा वेटर, जस्ट हमें बर्गर चीज़ के साथ केचप के साथ ला के देगा, यानी कि चीज़ वाला बर्गर होगा और केचप के साथ हमें देगा। वेटर हमें सिर्फ वही चीज़ देगा कि जो चीज़ हमने मांगी है। एक ही बार में हम क्या कर सकते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा और जो भी चीज़ हमें चाहिए, हम एक ही दफ़ा उसका ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए जस्ट वही मिलेगी, उसके अलावा में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। देन हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी चूजिंग द राइट अप्रोच, यानी कि आप अपने हिसाब से जो चीज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपनी अप्रोच चुन सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दिए हैं। जैसे अगर आपने प्रोजेक्ट स्केल की बात करें, आपको छोटा सा प्रोजेक्ट है या बड़ा है, तो उस हिसाब से आपने अप्रोच चूज़ करनी है। आपने इम्पोर्टेंट SEO करनी है तो उस हिसाब से अप्रोच यूज़ करनी है। आप टर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने रियल टाइम फीचर्स पे बात की है, आपने बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, डाटा कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो आपको जो सी अप्रोच चाहिए उसके ऊपर आप वही अप्रोच यूज़ करेंगे, जिस टाइप का चीज़ जो भी होगी। देन ये जो हमने आज बात की है उसके मैंने यहाँ पे एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट समरी एक जनरेट करने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि हाँ ओवरव्यू लिया है कि हमने क्लाइंट साइड के सर्वर साइड की बात की है, SSR की बात की है, CSR की, इन चीज़ों के अंदर क्या क्या कैसे कैसे हम अप्रोचेस को यूज़ कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डिस्कशन होगी हम करेंगे। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।